वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश और मैसूर संघर्ष के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, साथ ही साथ सिंध प्रांत के बारे में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक नंबर 6 है, वीडियो नंबर भी 6 है और वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्विज भी पूछी गई है और क्विज का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं मैसूर के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार कब नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आपको बताना है और अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी तरफ से आंसर दे सकें। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सन 1755 में डिंडीगुल का फौजदार बनाया गया था। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है कि हैदर अली ने शस्त्रागार की स्थापना कहाँ पर की थी। तो एक आधुनिक शस्त्रागार बनाया था और आधुनिक शस्त्रागार कहाँ पर बनाया था, डिंडीगुल में ही बनाया था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना भी उन्होंने डिंडीगुल में ही की थी। तो बात करते हैं हैदर अली के मैसूर के शासक बनने का क्रम, ठीक है। तो आपको पता ही है कि मैसूर के शासक हैदर अली बने थे। सबसे प्रमुख रूप से उनका ही योगदान रहा है मैसूर और कंपनी के संघर्ष में। तो बात करते हैं मैसूर का उद्भव किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज में आप देखिए, ये मैसूर है। ये पूरा क्षेत्र पहले मैसूर था हैदर अली के समय में, ठीक है। बाद में टीपू सुल्तान के समय में उनके राज्य का विभाजन हो गया था। तब टीपू सुल्तान के समय केवल इतना ही राज्य बचा था जो बीच में आपको दिखता है मैसूर, ठीक है। तो ओवरऑल शुरू में जब हैदर अली का शासन होता है तो ये आपका पूरा मैसूर होता है, ठीक है। दक्षिण भारत में इधर ये आपका निजाम है, इधर ये आपके मराठे हैं, ठीक है। तो मैप में आपको समझ में आ गया होगा कि मैसूर की अवस्थिति कहाँ पर है, राइट। तो एक तालीकोटा का युद्ध हुआ था, राइट, तालीकोटा का युद्ध। और तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर राज्य का पतन हुआ था, ठीक है। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, सन 1565 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें विजयनगर के पतन के बाद कई स्वतंत्र राज्यों का उद्भव हुआ था और उन्हीं में से एक मैसूर भी था, ठीक है। शुरू में मैसूर में किस वंश का शासक था, तो वाडियार वंश का शासक था, ठीक है, वाडियार। तो वाडियार वंश में जो भी शासक था उसके 2 मंत्री थे जिनके नाम थे नंदराज और देवराज। तो जो कि 2 भाई थे और उन्हीं के हाथ में मूल सत्ता थी। तो इसी समय हैदर अली नंदराज की सेना में भर्ती होता है और अपनी योग्यता के बल पर सन 1760, ठीक है, सन 1760 में मैसूर का शासक बन जाता है, राइट। तो आप ध्यान रखिएगा, सन 1760 में हैदर अली मैसूर का शासक बनता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, ठीक है, क्योंकि हम पूरे क्वेश्चन के एरिया को कवर करेंगे। जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से, उनको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है सन 1767 से 69 के बीच, ठीक है। और इसमें जनरली हैदर अली और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है, ठीक है। और ये जो युद्ध है वो हैदर अली और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच जनरली होता है और इसमें निज़ाम और मराठों ने अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। किसने, निज़ाम प्लस मराठे, मराठे। और ये किसके साथ थे, अंग्रेजों के साथ, ठीक है। लेकिन इन त्रिगुट के संगठन होने के बावजूद, इन तीनों के एक होने के बावजूद हैदर अली ने इनका डटकर सामना किया और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को लगभग अपने पक्ष में किया, लगभग जीत हासिल की, ठीक है। और यहाँ तक कि हैदर अली ने अंग्रेजों को मद्रास तक जो है बाहर कर दिया था और इस युद्ध को जीत लिया था। और उस समय अगर मुगल सम्राट की बात करें तो शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। तो जब युद्ध समाप्त होता है तो एक संधि होती है जिसे बोलते हैं मद्रास की संधि। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही होगा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त होता है, मद्रास की संधि के साथ, ठीक है। और मद्रास की संधि के साथ जो है, जो भी संधि होती है इसमें एक दूसरे के जीते हुए जो भी प्रदेश थे उनको लौटा दिया जाता है और भविष्य में इन फ्यूचर एक दूसरे की हेल्प करने का भी इसमें वादा किया गया था। अगर कोई भी बाहरी शक्ति अंग्रेजों या फिर मैसूर पर युद्ध करती है तो एक दूसरे की वो मदद करेंगे। तो ये हुई थी मद्रास की संधि, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टो नोवो का युद्ध किस आंग्ल मैसूर युद्ध का हिस्सा था, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि पोर्टो नोवो का जो युद्ध है वो किसके बीच हुआ था, ये भी आता है, और कब हुआ था ये भी आता है, ठीक है।
तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोर्टो नोवो का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था सन 1782 में हुआ था, ठीक है। और ये दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का हिस्सा था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही होगा। अब बात करते हैं दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1780 से 84 के बीच चला था, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि जो प्रथम संधि हुई थी मद्रास की संधि उसका उल्लंघन हुआ था। हैदर अली पर मराठों ने आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने कोई सहायता नहीं की थी। इसकी वजह से ये कारण रहा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का, ठीक है। और बाद में मद्रास की संधि के उल्लंघन के बाद इसमें मराठों और निजामों ने हैदर अली का साथ दिया। देखिए पहले मराठों ने ही आक्रमण किया था, बाद में इसी के कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और बाद में आंग्ल मैसूर युद्ध जो आपका दूसरा होता है ये किसके बीच होता है? अंग्रेज वर्सेस मैसूर प्लस मराठा प्लस निजाम, ठीक है। इसमें हैदर अली ने अपनी सूझबूझ से मराठों और निजाम को अपनी ओर कर लिया था, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि फिर इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी सूझबूझ से मराठों को सबसे पहले इस त्रिकुट से अलग किया। मराठों के अलग होने के बाद निजाम भी अलग हो गया। इसके बाद मैसूर में हैदर अली पड़ते हैं अकेले और इस तरह से वो सन 1782 में पोर्टो नोवो के युद्ध में हार जाते हैं, ठीक है। हैदर अली हार जाते हैं और उस समय पोर्टो नोवो के युद्ध में उनको किसने पराजित किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। वो थे जनरल आयरकूट, ठीक है, आयरकूट। तो इनका नाम ये आप ध्यान रखेंगे। पोर्टो नोवो का युद्ध सन 1782 में हुआ था। जनरल आयरकूट ने हैदर अली को पराजित किया था और इसके बाद अंततः हैदर अली की मृत्यु भी हो गई थी। और इसके बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने सन 1784 तक युद्ध को जारी रखा था और अंततः दोनों के बीच एक संधि हुई थी जिसका नाम था मंगलौर की संधि, ठीक है, मंगलौर की संधि, राइट। और इस संधि के तहत क्या हुआ? दोनों शक्तियों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को लौटा दिया था, ठीक है। तो ये आपकी दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि रही थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? यहां पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान, ठीक है। हैदर अली के बाद मैसूर का अगला शासक टीपू सुल्तान बनता है, ठीक है। और टीपू सुल्तान काफी क्रांतिकारी स्वभाव का था, ठीक है। और टीपू सुल्तान सन 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है, फ्रांस की क्रांति, तो इससे बहुत ही प्रभावित हुआ था और उसको लगता था कि एक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना की जा सकती है, राइट। और फ्रांसीसी सैनिकों के प्रस्ताव पर ही टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, ठीक है, और उसकी सदस्यता भी ग्रहण की थी और वहां पर एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था, राइट। और हालांकि टीपू सुल्तान ने कई ऐसे काम की थी, अपनी नौसेना को भी मजबूत किया था, विदेशों में अपने दूतावास भी स्थापित किए थे। तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए, भविष्य में अंग्रेजों से युद्ध लड़ने के लिए काफ़ी पहले से ही तैयारी की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आप अपनी तरफ से भी लगाने की कोशिश जरूर कीजिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सन 1790 से 92 के बीच। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस युद्ध का कारण क्या था, क्योंकि आपको पूरी पृष्ठभूमि पता होना चाहिए कि युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके क्या परिणाम हुए। तो इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण यह था कि उस समय के जो भारत के जो गवर्नर थे, ठीक है, बंगाल के जो गवर्नर थे कॉर्नवालिस, ठीक है, क्या नाम था? कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान पर एक आरोप लगाया कि वो फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो ये कारण बना, ठीक है। और कॉर्नवालिस ने मराठों और निजामों को अपने साथ मिलाया, ठीक है, यानी कि अंग्रेज प्लस मराठे, ठीक है, और प्लस निजाम। तो ये पूरा त्रिगुट था और इन पूरे त्रिगुट ने मिलाकर मैसूर पर हमला किया। किसके खिलाफ हमला किया? मैसूर में कौन शासक था? टीपू सुल्तान। और काफ़ी समय तक युद्ध चला और इसमें श्रीरंगपट्टनम का जो टीपू का किला था उसको घेर लिया और टीपू को अंततः श्रीरंगपट्टनम की संधि करने को मजबूर कर दिया था, ठीक है। तो कौन सी संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ? श्रीरंगपट्टनम
श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। तो संधि का नाम ध्यान रखेंगे, श्रीरंगपट्टनम की संधि, राइट। और इसमें कौन कौन एक साथ थे, अंग्रेज, मराठी और निजाम, ठीक है। कब हुआ था, सन 1790 से 92 के बीच, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद किसने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली किए बगैर अपने शत्रु को कुचल दिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कथन के रूप में ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये किसका कथन था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, राइट। ये क्यों कहा था वो आपको समझना चाहिए। देखिए, इस युद्ध के दौरान जब टीपू हारने की कगार पर था, बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्पण ही कर सकता था, तो उसमें एक आपको पता ही होगा कि मैसूर के साथ जो 3 शक्तियां थीं वो कौन थी, मैसूर वर्सेस अंग्रेज, मराठा और निजाम, ठीक है। अगर पूरा राज्य अंग्रेज जीत जाते तो उनको मराठों को और निजाम को भी राज्य देना पड़ता, और अगर अंग्रेज मराठों को और निजाम को भी मैसूर का राज्य देते तो मराठे और निजाम और शक्तिशाली हो जाते, ठीक है। तो इसी वजह से कॉर्नवालिस ने कहा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली किए बगैर, यानी कि मराठे और निजामों को शक्तिशाली नहीं किया, और शक्तिशाली ना होने पर अपने शत्रु को कुचल दिया, शत्रु को पराजित कर दिया। टीपू सुल्तान पराजित हो गया, क्योंकि इसमें एक अपमानजनक संधि हुई थी, टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ा था, ठीक है, आधा राज्य। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत आधा राज्य देना पड़ा था, साथ ही साथ 3 करोड़ रुपए युद्ध हर जाना, ठीक है, 3 करोड़ रुपए युद्ध हर जाना भी देना पड़ा था। तो इस तरह से टीपू की वहां से दशा काफी कमजोर हो गई थी, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। तो मराठों और निजामों को कोई फायदा उसमें ज्यादा नहीं हुआ, और अंग्रेजों ने अपने शत्रु को भी खत्म कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1799 में टीपू सुल्तान को सहायक संधि का प्रस्ताव किसने भेजा था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि का प्रस्ताव किसे भेजा था, टीपू सुल्तान को। अब समझते हैं कि सहायक संधि क्या है। तो देखिए, आपको पता होगा कि सन 1798 में लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली बंगाल का गवर्नर जनरल बन के भारत में आता है, राइट। और उसने एक नीति लागू की जिसका नाम था सहायक संधि, क्योंकि वो घोर साम्राज्यवादी था, और इस सहायक संधि में देसी राजाओं को और अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी, जिसके 3 प्रमुख सिद्धांत थे। पहली क्या सिद्धांत था, उस राज्य की जो सुरक्षा होती थी, जो भी राज्य सहायक संधि को स्वीकार करेगा उसकी जो सुरक्षा थी वो अंग्रेजों के हाथ में, ठीक है, अंग्रेजों के हाथ में। तो सबसे पहली बात तो सहायक संधि में यही कही जाती थी। दूसरा प्रमुख सहायक संधि का जो तत्व था वो ये था कि राजा को खुद के खर्च पर अंग्रेजों की सेना रखनी पड़ती थी, अंग्रेजों की सेना, ठीक है, वो भी रखनी पड़ती थी। इसमें राजा का पूरा खर्च रहता था और अंग्रेजों की सेना रहती थी। इस तरह से अंग्रेजों को ये लाभ होता था कि सेना पर उनको कोई भी खर्च नहीं करना पड़ता था, और एक बड़ी सेना उनके सहायक संधि वाले राज्यों में रहती थी, ठीक है। और तीसरा प्रमुख तत्व क्या था कि राज्य की आंतरिक और विदेश नीति, ठीक है, विदेश नीति और आंतरिक नीति दोनों किसके हाथ में थी, अंग्रेजों के। अंग्रेज ही विदेश नीति और आंतरिक नीति तय करते थे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सहायक संधि के माध्यम से पूरी संप्रभुता अंग्रेजों के हाथ में चली जाती थी। तो ये सहायक संधि किसने शुरू की थी, लॉर्ड वेलेजली ने, और यही सहायक संधि टीपू सुल्तान के पास भेजी गई थी कि इसको आप स्वीकार कर लीजिए, लेकिन टीपू सुल्तान ने मना कर दिया, और यही वजह है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि यही एक कारण है, ठीक है। अगर टीपू सुल्तान सहायक संधि को स्वीकार कर लेता तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं होता, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे जाते हैं, जो कि 1799 में हुआ था, ठीक है। चलिए आप 8वां प्रश्न देते हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो सिंध प्रांत से है, ठीक है। अब हम देखते हैं सिंध के बारे में। तो सबसे पहले इमेज में आप देख लीजिए, ये आपका इंडिया का मैप है, और यहाँ पर देखिए जो डार्क ग्रीन कलर में यहाँ पर जो क्षेत्र दिखाया गया है ये आपका सिंध प्रांत है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने सिंध प्रांत पर भी विजय प्राप्त की थी। तो किस तरह से विजय प्राप्त की उसको आपको समझना होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों की सिंध से मैत्रीपूर्ण संधि कब हुई थी।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए आंसर है ऑप्शन डी 1809 में। मैत्रीपूर्ण संधि का क्या निहितार्थ था? देखिए इसका मतलब सीधा सीधा ये था कि किसी भी बाहरी शक्ति द्वारा अगर हमला होता है, अंग्रेजों पर हमला होता है, तो सिंध प्रांत के जो शासक हैं वो मदद करेंगे, और अगर सिंध पर हमला होता है तो अंग्रेज उनकी मदद करेंगे। मूलतः ये अंग्रेजों ने सिंध से इसलिए संधि की थी कि फ्रांसीसियों में नेपोलियन के आक्रमण के खतरे को भांपने के लिए और या कोई भी साम्राज्यवादी विस्तार होने के लिए अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के तहत इस समय एक समझौता किया था 1809 में। ठीक है, ये केवल एक मैत्रीपूर्ण संधि थी जिसमें वो एक दूसरे की केवल मदद करेंगे, ये संधि हुई थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए अंग्रेजों ने सिंध पर सहायक संधि कब लागू की? अब ये सहायक संधि क्या है, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। जो भी राज्य सहायक संधि स्वीकार कर लेता था उसकी संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब, संप्रभुता किसी भी राज्य का एक संपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। संप्रभुता अगर नहीं है तो आप किसी भी चीज़ का डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ना ही बाहरी मामलों में ना ही आंतरिक मामलों में। तो अंग्रेजों ने सिंध पर सहायक संधि कब लागू की? तो ये की थी 1839 में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो अब अंग्रेज सोच रहे थे कि सिंध को भी भारत में मिला लिया जाए। इसका सीधा सीधा एक कारण ये था कि अंग्रेज सिंध पर विजय प्राप्त करने के बाद मध्य एशिया के रूस के द्वारा होने वाले आक्रमण के खतरे को वो टालना चाहते थे। अगर वो सिंध को भी कब्जा में कर लेते थे तो इस तरह के खतरे से वो बाहर निकल सकते थे, क्योंकि सिंध उनकी मदद कर भी सकता था। इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि सिंध को पहले से ही हथिया लिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने एक सहायक संधि लागू कर दी थी। अब सहायक संधि लागू होगी तो सिंध प्रांत किसी भी विदेशी शक्ति से कोई भी समझौता नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध के विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि सिंध का विलय कब हुआ, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंध का विलय हुआ था सन 1843 में। ठीक है, 1843 में सिंध का ब्रिटिश प्रांत में, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था, मिला लिया गया था। ठीक है, किसके काल में? लॉर्ड एलनबरो के काल में। ठीक है, और उस समय वहां पर ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? वो था चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर ये कौन थे? ब्रिटिश रेजिमेंट। ठीक है, ब्रिटिश रेजिडेंट। ठीक है, अब ये क्यों थे? आपको मैंने अभी बताया कि 1839 में सहायक संधि की थी, और सहायक संधि के नियमों के तहत एक नियम ये भी था कि एक ब्रिटिश प्रतिनिधि यानी कि ब्रिटिश रेजिडेंट उस सहायक संधि वाले राज्य में रहेगा। तो इसी समय ब्रिटिश रेजिडेंट कौन थे? चार्ल्स नेपियर। ठीक है, तो चार्ल्स नेपियर ने कहा था कि जब सिंध प्रांत पर सहायक संधि लागू है तो उसको मिलाने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने विदेशी आक्रमणों के डर के कारण सिंध को विलय ही कर लिया। ठीक है, तो उसने भी इस ब्रिटिश कदम की निंदा की थी। ठीक है, चलिए सिंध के बारे में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आज की क्विज बनती है, और क्विज को बिल्कुल मिस ना किया करें। क्विज का आंसर आप जरूर दिया करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो पिछले वीडियोस को देखेंगे, पिछले नोट्स को देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। आज का क्वेश्चन है, किस अंग्रेज गवर्नर ने सन 1866 में हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप अवश्य दीजिएगा। हालांकि बाद में मुगल बादशाह इससे नाराज हुए थे और उन्होंने माफ़ी भी मंगवाई थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है, तो आप आंसर जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और फ्रेंड्स के बीच शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमको और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।